नमस्कार दोस्तों, हिंदी मॉल के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सुनते हैं शिवानी जी द्वारा लिखी कहानी अपराधी कौन। अमला बार बार बाहर आती और अपने सजे बंगले की अनूठी सज्जा देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाती। रंगीन नीली मध्यम रोशनी के लट्टू पेड़ की हर पत्ती पर जुगनू बने चमक रहे थे। शामियाने की रंगीन छाह में कई सोफे और कुर्सियां मंडलाकार घेरे में रखवाते श्याम बिहारी एक साथ कई निर्देश देते किसी कुशल बैंड मास्टर की भांति हवा में दोनों हाथ उठा उठाकर गिरा रहे थे। अमला को पति की हड़बौंक देख हंसी आ गई। एक तो वैसे ही सामान्य सी घटना से उत्तेजित हो उठते हैं, उस पर आज पहली पुत्री का विवाह था। वह पति से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो भारत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर घबराती भी क्यों, सब कुछ तो दे ही रही थी कनक को। फ्रीज, रेडियोग्राम, फिएट और फिर एक तगड़ा सा चेक। बीसियों भूखी शेरनी सी माताओं के मुख से वह अपने भावी जामाता का पुष्ट ग्रास लुभावने दहेज के बूते ही तो छीन पाई थी। उसकी कनक सांवली थी, पर इस युग में क्या जामाता भावी पत्नी का रंग देखता है? उसे तो अब भावी ससुर के ओहदे का रंग ही अधिक आकर्षित करता है। जहाँ तक इसका प्रश्न था, श्याम बिहारी अपने ओहदे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुंबक की भांति खींच सकते थे। एक तो वे कमिश्नर थे, उस पर से ICS। हम ICS अवरीवा के अलभ्य सफेद शेरों की भांति अपनी वंश वृद्धि की क्षीण संभावनाओं के कारण अनमोल हो उठे। ये प्रायः ही हंसकर वे अमला से कहते थे। आज तो उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से जनवासे का ही प्रबंध देख रहे थे। नाव, तंबोली, धोबी सबके तंबू तन चुके थे और तीनों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के से विभिन्न स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही तत्परता से मुस्कुराते खड़े थे। यह भी इस अनोखे युग का एक अनोखा रिवाज चल पड़ा है। आएंगे छैला बाराती बनकर, पर दर्जनों घड़े से निकाले हुए सूट इस्त्री करवाने कन्या के पिता के यहाँ ही ले आएंगे। जिसे देखो वही हजामत बनवाने बैठ जाएगा, चाहे घराती हो या बाराती। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसी को कहते हैं। कहीं बारातियों के आने से पहले ही सब पान निगोड़े घर के ही मेहमान न चढ़ डाले। अमला मन ही मन भुनभुना रही थी। एक तो घर के ही मेहमानों ने 4 दिनों से उसका पटरा बैठा दिया था। 5 दर्जन तो बच्चे ही भिन-भिना रहे थे। उस पर देवरानी, जेठा, चचेरी, ममेरी, ननदों के नखरे देख उसका खून खौल रहा था। इसे से भागकर बाहर आ गई थी। बारात आती ही होगी, उसने घड़ी देखी। अभी देर थी, पर बारात के आने से भी अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ति के आने की थी, और वह थी उसकी फ्रांस प्रवासिनी ननद मीना, जो पूरे 20 वर्ष के बाद मायके लौट रही थी। कभी यह ननद उसकी प्राण प्रिया सखी थी। वही उसे सिर आंखों पर बिठाकर इस गृह में लाई थी। उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद की थी। कुछ दिनों तक दोनों की मैत्री मुहल्ले भर की स्त्रियों के हृदयों में विष घोलती रही। दोनों एक से कपड़े पहनती, हंसती, खिलखिलाती, एक दूसरी को बाहों में लिए फिरती रही। फिर जैसा प्रायः ऐसी प्रगाढ़ मैत्री का अंत होता है, वैसा ही हुआ। अचानक दोनों में ऐसी ठनी कि आंखों ही आंखों में नंगी तलवारें लपलपाने लगी, और 2 टूटे हृदयों की दरार मीना की विदाई तक नहीं जुड़ी। झगड़े का सूत्रपात हुआ था आभूषणों को लेकर। मीना की विधवा माँ का पूरा गहना एक सामान्य सी पोटली में बंधा काठ के बक्स में पड़ा रहता था। कई बार पुत्र के समझाने पर भी माँ बैंक में रखने को उन गहनों को राजी नहीं हुई। खींचकर श्याम बिहारी ने कहना ही छोड़ दिया। पर इधर माँ अधिकांश समय तीर्थयात्रा में निकालने लगी थी और एक एक कर अपने आभूषण कभी बद्रीनाथ चढ़ाती, कभी रामेश्वरम। एक दिन अमला और मंत्रणा की, जैसे भी हो अम्मा के इस धार्मिक औदार्य के सैलाब को बांधना ही होगा। अम्मा जी, अब मीना की सगाई हो गई है, आप ऐसे गहने मत लुटाइए। अमला ने एक दिन सास को टोका। हाँ अम्मा, आज फैसला ही कर दो, क्या मुझे दोगी और क्या भाभी को। मुँह लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। कहीं ऐसा न हो कभी इसी करमजली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े। अमला हो कर हंस उठी। तब तक दोनों ननद भाभी अटूट मैत्री के इस रस सागर में आकंठ डूबी थी। इसी से कलह की काल्पनिक संभावनाओं का प्रसंग भी हास्यास्पद लग उठा था। ला मरी, निकाल ला पोटली, आज ही बांट बूट कर झगड़ा निपटा दूं। अम्मा ने चाबी का गुच्छा हंसकर पटक दिया और मीना चटपट पोटली निकाल लाई। उफ, कैसे कैसे भारी गहने थे। टोंक, मगर, अनंत, जयपुरी झूमर, रामपुरी मछलियाँ, चंद्रहार, बेसर, कुंदन की पहुँची। मीना के नाना सिविल सर्जन थे। अम्मा इकलौती पुत्री थी, इसी से नाना ने गहनों से लाद दिया। सबसे विलक्षण आभूषण था एक लंबी नीली मखमली डिबिया में बंद नागिन के आकार की लचकती करघनी। उसकी जालीदार नक्काशी पहले भी कई बार ननद भाभी को झुमा चुकी थी, पर तब ईर्ष्या का सर्प फन फैलाकर दोनों में से
किसी एक को भी डसने नहीं दौड़ा था। आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे। पता नहीं अम्मा करघनी किसे देगी। मीना सोच रही थी, मैं तो अम्मा की इकलौती बिटिया हूँ, करघनी मुझे ही देंगी। अमला सोच रही थी, कितने अरमानों की बहू हूँ मैं, करघनी हो न हो मेरे ही हिस्से में आएगी। अम्मा की ख्याली हंडिया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे। सब गहना मन ही मन बांट चुकी थी, पर दोनों की तृष्णा के प्राण तो करघनी में ही अटके थे। वे जान गई थीं, बेटी तो पराया धन है, कल परसों ब्याह होगा तो पराई हो जाएगी। जिंदगी तो बहू के साथ ही काटनी है। फिर करघनी भी साधारण नहीं थी। उस चमत्कारी करघनी का एक और आकर्षण था। एक पेच घुमाते ही वह अपनी केचुली छोड़ देती, क्षण भर में सिमट कर बाईं ओर चाबी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी। अम्मा कहा करती थी, जब करघनी बनकर आई तो उसे देखने लाट साहब की मेम भी आई थी। वही करघनी आज किस भाग्यशालिनी को मिलेगी। अम्मा ने एक एक कर दो ढेरियां बना दी। टोंक बेसर चंद्रहार अमला का, कंकण झूमर सतलड़ी मीना की, राजस्थानी बोड़ला अटर पटर आया अमला की ढेरी में, कुंदन की चंपाकली, उड़ीसा की कटकी, सोने की कंघी मीना की। दोनों ढेरियां ऐसी न्यायपूर्ण सूझबूझ का प्रतीक थी कि किसी में भी घटबढ़ का प्रश्न ही नहीं उठता। अकेली करघनी बच गई। अम्मा, चाहे हमारी ढेरी के 2-3 गहने भाभी की ढेरी में डाल दो, पर हम तो करघनी ही लेंगे। उसने करघनी सचमुच उठा ली। सास ने बहू की गंभीर मुख मुद्रा देखी तो बड़े चातुर्य से बिगड़ी स्थिति संभाल ली। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा, अभी तो तू दोनों पटलियां बक्से में डाल दे, करघनी अलग रख दी है मैंने, पुर्जी डाल दे, क्यों है ना बहू। पर अम्मा की पुर्जी के पहले ही नियति की पुर्जी पड़ गई। मीना के विवाह की तिथि निश्चित हुई। गहने झुलवाने सुनार बुलवाए गए। दोनों पटोलियों के गहने ज्यों के त्यों धरे थे। अकेली करघनी ही नहीं थी। अम्मा तो पागल सी हो गई। एक तो शुभ कार्य के पहले सोना खो गया, उस पर से उस सबसे प्रिय आभूषण। अम्मा ऐसा फूट फूट कर रोई, पर यह कैसे हो गया। चाबी तो निरंतर उन्हीं के पास रहती थी। कभी कभी बहू मांग लेती थी, कभी बिटिया मांग लेती थी। शीशम का वह बक्सा उन्हीं के कमरे में धरा रहता था और वे दिन रात उसी कोठरी में खजाने पर बैठे सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी थी। भोली अम्मा भागती भागती भृगु संहिता के पंडित जी के पास भी गई थी। खोई वस्तु का चोर घर में ही है, पर मिलेगा 20 साल में। भाड़ में जाए करघनी। मीना के आंसू टपकने लगे। 20 वर्ष तक क्या उसकी काया वैसे ही रह जाएगी। क्या करेगी करघनी का जब कमर ही नहीं रहेगी। फिर बेचारी रिक्त कमर लेकर ही ससुराल चली गई। ससुर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। पति के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया। धीरे धीरे वह माँ, भाई, भाभी सब को भूल गई, पर करघनी को नहीं भूल सकी। इतना वह खूब समझती थी कि चतुरा नटनी सी भाभी की फुर्तीली उंगलियों ने ही भोली अम्मा की चाबी तिड़ी कर रात ही रात में करघनी गायब कर दी थी। आज पूरे 20 वर्ष पश्चात वह भाई का पत्र पाकर स्वदेश लौट रही थी। अम्मा अब नहीं रही, पर फिर भी मायका तो मायका ही था। भैया को देखा तो वह रही सही पूर्व शत्रुता भी बिसर गई। भैया ने मूछें रख ली थी, कनपट्टी के बाल सफ़ेद हो गए थे। क्षण भर को उसे लगा कि जैसे बाबूजी ही हंसते खड़े हो गए। और मौसी, अम्मा की पोपली हंसी का नक्शा फिर से उतार कर रख दिया था विधाता ने। वह तो आंसू ही नहीं रोक पाई। क्यों री मुनिया, दामाद को नहीं लाई? मौसी ने पूछा। अरे मौसी, उन्हें क्या अपने कारोबार से फुर्सत रहती है, उसने बड़े गर्व से कहा और भाभी की ओर बाहें फैला दी। उसकी तन्वी भाभी बेहद फूल गई थी। करघनी धरी भी होगी तो इस विराट परिधि को कहाँ घेर पाएगी। उसे मन ही मन गहरा संतोष हो गया। उसकी कमर तो अभी भी विदेशी कॉर्सेट के बंधन में कसी उसकी कौमार्यावस्था का 21 इंची घेरा निभा रही थी। तुम तो मीना वैसी की वैसी ही धरी हो। भाभी का कंठ स्वर भी शरीर के साथ साथ मांसल हो उठा था। भतीजी कहाँ है मेरी? मीना ने बड़े लाड से पूछा। भाभी ने एक सांवली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया। मीना ने भतीजी का माथा चूम कर कहा, मेरी दिव्या से 1.25 महीने बड़ी है तू। उसे क्यों नहीं लाई बुआ? भतीजी ने पूछा। उसे अपनी दुकान सौंप आई हूँ रानी, एक दिन भी बंद रखती हूँ तो लाखों का नुकसान हो जाता है। क्रिसमस आ रहा है ना। बुआ ने दर्दपूर्ण उक्ति से महिला वृंद को घायल किया और धम से कुर्सी पर बैठ गई। मीना की दुकान भारती वास्तव में फ्रांसीसी सुंदरियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। भारतीय गहने, साड़ी, नकली चोटियाँ, झूमर, यहाँ तक कि मांग भरने का सिंदूर और बिछुए का जोड़ा भी मिल सकता था वहाँ। कभी फ्रांस में इक्के दुक्के भारतीय विवाहों के लगन खुलते ही मीना की दुकान ही सुहाग पिटारी जुटाती। काश अम्मा की करघनी होती तो वह टिकट लगाकर प्रदर्शनी से ही मालामाल हो जाती। ऐसी व्यावसायिक खटकेबाजी में उसकी कल्पना बेजोड़ थी। कुल जमा 3 दिन के लिए आई हूँ भाभी। इधर तुम्हारी रानी विदा हुई और मैं उड़ी फ्रांस के लिए। जयमाला का समय हुआ तो अतिथियों की दृष्टि सलोनी दुल्हन के चेहरे पर टिकने के बजाय उसकी प्रौढ़ा बुआ की सांवली गर्दन पर जमी हुई थी।
क्यों? क्योंकि मीना एक अद्वितीय हीरो का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहट तीव्र हो उठी। कैसे जगमगा रहे हैं, असली हीरे हैं। चल हट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही जगमगाते हैं। क्यों री मुनिया, हार तो असली लगे हैं, 8-10 हजार का तो होगा ही। मौसी ने बड़ी ललक से हार के लोलक को हाथ में ले लिया। 80 हजार का है मौसी, मीना ने कुछ ऊंचे ही स्वर में कहा। अपने दामी आभूषण का मूल्य बताने में क्या कभी कोई नारी चूकती है? फिर तो दूल्हे को देख ही कौन रहा था। आंखों ही आंखों में हार की आलोचना चल रही थी। दूसरे दिन बारात विदा हो गई। अतिथियों के बिस्तर बंधने लगे। एक तो लड़की के विवाह की रौनक विद्युत छटा सी क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है। उस पर गृह स्वामिनी भी अतिथियों को रोकने के मूड में नहीं थी। मीना ने भी भाभी के तुच्छ स्वभाव को परख लिया था। उसने जाने का प्रसंग उठाया। अमला ने औपचारिक स्नेह की सामान्य दलीलें दी, फिर मान गई। बाजार से तुम्हारे लिए मेवे और ताज़ी मिठाइयाँ लेती आती हूँ, कहकर वह झोला लेकर चली गई। मीना विवाह के भब्बड़ में पहली बार घर में अकेली रह गई थी। जाने के पहले मायके की ममता और घनेरी हो गई। घूम घाम कर वह अम्मा का बचा खुचा सामान देख रही थी और स्मृतियों के पट खोलते जा रही थी। बाबूजी की आराम कुर्सी, अम्मा का पीढ़ा, उसका बोर्डिंग का सहचर काला स्टील का बक्सा। सहसा वह ठिठक गई। शीशम का वही बक्सा जिसके अभेद्य ताले को बिना खोले ही किसी कुशल हुडूनी ने करघनी गायब कर दी थी। बड़े लाड से उसने ताले को हाथ में लिया और न जाने किस ममता के अदृश्य स्पर्श से ताला खट से खुल गया। शायद बाजार जाने की हड़बड़ी में भाभी ने ठीक से ताले को लगाया नहीं था। देखूं भाभी अब इसमें क्या रखती है। मीना ने दोनों हाथों से भारी ढक्कन हटाया। पर क्या केवल इसी कौतूहल ने उसे प्रेरित किया? पुराना किनारी गोटा, टूटे प्लग और अम्मा का फुलवरी दुपट्टा। कैसी प्यारी प्यारी कस्तूरी किसी महक थी, ठीक अम्मा की देह परिमल किसी परिचित लपट। बड़े लाड़ से भावुकता के आवेश में उसने दुपट्टे को गालों से लगाने को उठाया। एक भारी सी पोटली उसी के साथ साथ उठाई। उसका कलेजा उछल कर बाहर आ गया। वही चमक तमक और वे ही चमकती आंखें। अनुभवी हाथों के अनुभूत स्पर्श ने पेंच घुमाया। क्षण भर में सर्पणी की केंचुल चाबी का गुच्छा बनकर लटक गई। कुछ देर तक वह सोचती रही, फिर एक तड़प से करघनी लेकर उठ गई। काठ का बक्सा फिर जो का त्यों ताला लटकाए निर्जीव बन गया। भाभी लौटी तो मीना अपनी साड़ियाँ तह कर रही थी। भोले चेहरे पर एक शिकन भी तो नहीं उभरी। हाय मीना, तुमने अभी से सामान बांध लिया? अमला ने पूछा और हाथ का बैग जमीन पर पटक ननद के गले में बाहें डालकर धम से वहीं बैठ गई। हाय मत जाओ मीना, इतने सालों में तो लौटी हो, वह रुआसे स्वर में बोली। मन ही मन वह जानती थी कि ननद का एयर पैसेज भी बुक हो गया है और वह रुक नहीं सकती। इसी से वह दुलार भरा बनावटी आग्रह कर रही थी। मैं जानती हूँ, उसने रुमाल से आंखें पोंछी। तुम अभी भी हमसे रूठी हो, उस सड़बिल्ली करघनी का सत्यानाश हो जिसने हमें चीर कर धर लिया। तुम्हारे भैया की कसम खाकर कहती हूँ मीना, मैंने उस हरामखोर महाराजिन को रात के 2 बजे अम्मा के कमरे से निकलते अपनी आँखों से देखा था। सच भाभी? मीना को बड़ा आनंद आ रहा था। सांप का पैर आखिर सांप ही पहचानता है। फिर तूने पकड़ क्यों नहीं लिया बज्जात को? हाय मेरा कलेजा तो तुम जानती ही हो, एकदम पिद्दी का है। सोचा एक तो अम्मा के गौने में महाराजिन आई थी, इतना मानती थी अम्मा, कहीं करघनी नहीं निकली तब। भाभी के चेहरे पर ऐसा बचपना खेलने लगा जैसे दूध के दांत भी न टूटे हो। हाय रे मेरी पिद्दी। मीना ने बड़े लाड़ से भाभी को बाहुपाश में कस लिया। अब खबरदार जो उस करघनी का नाम लिया, मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। हाँ, सामान बांध लूँ, फिर रात को खूब आराम से बातें करेंगे। करघनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच शिफॉन की साड़ी के नीचे हीरो के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी। उस रात को 12 बजे तक ननद भाभी बतियाती रही। हार सहज कर रख लिया है ना मीना? कहीं बटुए में ही धर कर तो नहीं भूल गई? बड़ी लापरवाह हो तुम। भाभी ने पूछा तो मीना अंधेरे ही अंधेरे में मुंह फेर कर मुस्कुरा ली। हाँ भाभी, वह तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर दिया। मैं तो आज तुम्हारे ही साथ सोऊंगी, पता नहीं फिर कब मिलना हो। कूद कर मीना के साथ भाभी लिपट गई। सुबह उठी तो भाभी उठकर उसके साथ धरी जाने वाली पकवानों की टोकरी सजा रही थी। भाई भाभी दोनों उसके साथ स्टेशन भी आए, पर तीनों ऐसे ठीक समय पर पहुंचे कि सामान लगाते ही गार्ड ने झंडी हिला दी। बड़ी हड़बड़ी में मीना द्वार पकड़कर ही खड़ी रह गई। अपने वातानुकूलित डिब्बे में वह अकेली थी। दामी चीज़ लेकर सफ़र कर रही हो मीना, सूटकेस को सिरहाने धरे रहना। भाभी उसके पास आकर फुसफुसाई तो मीना का चित्त पश्चाताप से खिन्न हो गया। कितनी नीच है वह। 20 वर्ष पहले भाभी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी थी, आज वह उसी जगह ने अपराध को दोहरा रही है।
अब तो उसके जी में आ रहा था कि वह करघनी निकालकर भैया भाभी के चरणों में लौट अपना अपराध स्वीकार कर ले, पर गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। किसी भी भावुकता के लिए अब समय नहीं था। भाई और भाभी की आंखें गीली हो आई थी। अमला बुरी तरह नाक झिंझोड़ती सिसक रही थी। मीना भी अब अपने को नहीं रोक सकी और बच्चों की भांति सुबक उठी। 1 घंटे बाद तूफान मेल धड़धड़ाती पटरियों का कलेजा रौंदती चली जा रही थी और मीना दोनों हाथों से माथा पकड़े शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर बिखरे साड़ियों के अंबार को अविश्वास से देख रही थी। वह बार बार एक एक साड़ी को झटक रही थी। यह क्रम वह पिछले 1 घंटे से 20 बार दोहरा चुकी थी। नहीं, कहीं नहीं है। आखिर सुई तो नहीं थी। रात भर भाभी उसे गलबहियों में घेर कर सोई थी। चाबी का गुच्छा पार करने में उन अद्वितीय उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया। करघनी तो गई ही, साथ में उसकी हीरो का हार भी ले ली। अब वह अतुल को क्या मुंह दिखलाएगी। जल्दी जल्दी में बीमा भी तो नहीं करा पाई थी। मायके में गहने की चोरी क्या कुछ कम लज्जास्पद घटना है। अब क्या करे? क्या फिर मायके लौट जाए? क्या कहेगी भाभी से? यही ना, भाभी तुमने मेरे हीरो का हार चुरा लिया। पर भाभी तो पलट कर जिह्वा का घातक प्रहार सिद्ध कर सकती है। मीना, तुम क्या मेरी करघनी चुरा कर नहीं भागी? उसके हीरे के हार का केवल लोलक ही बेचने पर भाभी के पूरे खानदान की बेटियां ब्याही जा सकती। हाय, कितने छोटे अपराध की कितनी बड़ी सजा दे गई भाभी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी?